Okay. Topic is PF audit and inspection. PF Act 1952, Employees Provident Fund, Miscellaneous Provision Act 1952, Audit and Inspection. ये topic है आज का. We will not share this PPT, but yes, the forms and the some of the device form and we will share in group. So please wait for that. This PPT will be not shared. So you can note down main topics, main point if you want. First of all, introduction and coverage. What is the PF? Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952. It is a centralized act. ये एक centralized act है. सेंट्रल ऑफिस मतलब कि हेड ऑफिस से मैनेज हो रहा है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है. राइट, सेंट्रलाइज है मतलब कि सेंट्रल स्फीयर से मैनेज हो रहा है. सेंट्रल स्फीयर मतलब कि हेड ऑफिस से. और इसका जो रेट होगा, जो रूल्स हो गए इसके, वो मोस्टली सब जगह सेम रहेंगे. कुछ एक्ट है सेंट्रलाइज, जैसे पीएफ है, जैसे ग्रेजुइटी है, जैसे बोनस एक्ट है, दैट आर द सेंट्रलाइज एक्ट, वो मोस्टली कॉमन है. बट ईएसआई में कुछ चेंजेस है स्टेट वाइज. प्रोफेशनल टैक्स है और लेबर वेलफेयर फंड एक्ट है, दैट आर दी स्टेट वाइज एक्ट, वो स्टेट वाइज एक्ट है. तो आपको ध्यान रखना है पीएफ हर जगह कॉमन रहेगा. सेकंड इज इट इज वन ऑफ द मेन प्लेटफॉर्म सेविंग्स इन इंडिया आफ्टर दी पीपीएफ. राइट, बहुत सारी स्कीम है गवर्नमेंट की. और एल्स आप इसमें भी इन्वेस्ट करते हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे भी जाएगा, बिकॉज इसमें कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से जाता है, कंपनी भी पे करती है, इसमें इंटरेस्ट भी अच्छा मिलता है. राइट. थर्ड पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में पीएफ एक्ट पहले था, बट स्टेट एक्ट था, वहां पे सेंट्रलाइज एक्ट नहीं था. राइट, बट आफ्टर दी दिस आर्टिकल 370, जब से उन्होंने चेंजेस किए उस आर्टिकल में, कब हुआ तो 31 अक्टूबर 2019 लास्ट ईयर, सरदार पटेल जयंती के दिन, जब आर्टिकल 370 वहां से निकाल दिया गया, मतलब कि चेंजेस किए जो भी अमेंडमेंट लाके, उसके बाद जो सेंट्रल एक्ट था पीएफ का, वो वहां पे एप्लीकेबल कर दिया उन्होंने. और विद इन 1 और 2 मंथ उन्होंने प्रोसेस सब कुछ वहां पे वेरिफिकेशन कर लिया, इंस्पेक्शन कर लिया और वो एप्लीकेबल कर दिया है. तो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, याद रखना है आपको. एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्संस एंगेज इन 180 इंडस्ट्रीज. पूरे इंडिया में कहीं पे भी 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो पीएफ एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. एंड लास्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एम्प्लॉइंग 50 और मोर पर्संस, जहां पे रजिस्ट्रेशन आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर में हुआ है, वहां पे 50 एम्प्लॉय पे पीएफ एक्ट विल बी एप्लीकेबल. सो 20 employees, it is for the factory act if you are registered under factory act. If you are registered under the shop and establishment act और contract labor, कहीं भी आपका रजिस्ट्रेशन है तो 20 employees पे पीएफ एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा. And an establishment continues to be covered under the act irrespective of the fall in the employment strength. अगर एक बार पीएफ एक्ट एप्लीकेबल हो गया, मतलब कि आपने जो पीएफ का रजिस्ट्रेशन किया है, अभी उसका रजिस्ट्रेशन चेंज हो गया है, जो लोग नए हैं या फिर जो लोग एक्सपीरियंस पर्सन है, मोस्टली पता होगा, बट अगर नहीं आइडिया है तो नोट डाउन कर लेना या रिमाइंड कर लेना. अभी जो नए रजिस्ट्रेशन होंगे पीएफ के, वो एमसीए पोर्टल पे होंगे, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. पुराने जो पोर्टल पे होते थे ना, वो अभी बंद हो गए आफ्टर फरवरी दिस ईयर 2020 में, वो चेंज हो गया है, वो अभी एमसीए पोर्टल पे होगी. क्वेश्चन आंसर विल टेक इन लास्ट, सो प्लीज वेट. सो जो भी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन किया है, जो भी पीएफ चालान पे करेंगे एवरी मंथ, एक बार 20 एम्प्लॉय हो गए तो पीएफ एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया, आपने अपना कंपनी का कोड, एस्टेब्लिशमेंट कोड ले लिया. उसके बाद वो 20 में से 5 एम्प्लॉय हो गए, 8 एम्प्लॉय हो गए, या 1 एम्प्लॉय भी बचा, देन ऑल्सो यू आर लायबल टू बी पीएफ. राइट, वो कंटिन्यू रखना पड़ेगा, वो बंद नहीं कर सकते. इन केस अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट कोड बंद कर दिया, कंपनी का कोड, तो ही हम लोग पीएफ पे नहीं करेंगे, और एल्स वो कंटिन्यू रहेगा, भले उसका सैलरी ज्यादा हो जाए. नेक्स्ट, वेजेस क्या है, मतलब कि सैलरी कौन सी हम लोग कंसीडर करेंगे पीएफ के लिए. सो पीएफ के लिए लास्ट ईयर तक, 2019 तक, हम लोग जो कंसीडर करते थे, दैट वाज ऑन बेसिक प्लस डीए इफ एप्लीकेबल. डीए दैट इज डियरनेस अलाउंस, जिसको हम लोग महंगाई भत्ता बोलते हैं.
जनरली हमारे सैलरी में बेसिक में ही डीए होता है, कुछ कंपनी डीए अलग से देती है, इट्स ओके। तो वो सैलरी थी 15,000 लास्ट ईयर तक हम करते थे। बट आफ्टर February 2019 2019 में जो चेंजेस किए, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो आया उसमें उन्होंने चेंज किया लास्ट ईयर कि पीएफ जो पहले बेसिक प्लस डीए पे हम लोग करते थे, वो भी लास्ट ईयर से चेंजेस करके उन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दी कि अभी पीएफ आपको करना है बेसिक प्लस डीए प्लस ऑल फिक्स कंपोनेंट्स। फिक्स कंपोनेंट्स अगर आप एचआर में तो आपको पता होगा, सैलरी स्ट्रक्चर में आता है फिक्स कंपोनेंट्स कौन से लाइक कौन सा है, तो बोले चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, और एल्स फिक्स मेडिकल अलाउंस, फिक्स कन्वेंस अलाउंस, व्हाटएवर। अगर फूड आपने दिया है फिक्स फूड अलाउंस, जो भी फिक्स करके रखा है, जो वेरिएबल नहीं है वो सब हमको कंसीडर करना है। टोटल मिला के 15,000 तक होगा, या ज्यादा होगा तो 15,000 पे, कम होगा तो एक्चुअल अमाउंट पे हम लोग कंसीडर करेंगे पीएफ को। राइट, और एल्स अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है, इन दैट केस यू कैन ऑल्सो रिमेंबर लाइक दिस वे। ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी कैसे बनती है, इट इज बेस्ड ऑन योर अटेंडेंस। तो जो मंथली ग्रॉस सैलरी हमारी जो बनती है उसमें से माइनस यू हैव टू डू एचआरए एंड माइनस यू हैव टू मेक ऑल वेरिएबल पार्ट्स। सेकंड फॉर्मूला ऐसा है। फर्स्ट फॉर्मूला ऑल फिक्स कंपोनेंट्स ऐड करके बेसिक में, और सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा है, ग्रॉस सैलरी माइनस एचआरए माइनस ऑल वेरिएबल पार्ट्स। वेरिएबल कौन से है, सो वेरिएबल ऐसे हो सकते हैं। फर्स्ट वेरिएबल दैट इज incentive, production incentive, any kind of incentive. Second, if attendance allowance is also variables based on your attendance, any kind of bonus or ex gratia you are providing per month, then it is also variable. Any kind of variables, अगर आपने सैलरी स्ट्रक्चर, ये आपका कहाँ पे होगा, वेरिएबल्स कौन से और फिक्स है, वो आपकी एचआर पॉलिसी में होगा, इसके लिए कोई एक्ट या लॉ नहीं है। तो आपने जो बनाया हुआ है उसमें आपने फिक्स किया होगा कि ये वेरिएबल होगा, ये फिक्स होगा, तो आपको वो कंसीडर करना है और सैलरी फिक्स कर देनी है, मतलब पीएफ जो है 15,000 पे करेंगे। राइट, नेक्स्ट विल टेक योर क्वेश्चन, प्लीज वेट। व्हाट आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो पीएफ हम लोग कंसीडर करते हैं, जो कैलकुलेशन विल मेक ऑन एम्प्लॉय का जो होगा वो पीएफ अकाउंट नंबर 1 में जाएगा, दैट विल बी 12%। एम्प्लॉय का 12% विल गो इन अकाउंट नंबर 1, एंड एम्प्लॉयर का जो 12% है विल गो इन अकाउंट नंबर 1, 10, 21 एंड 2, मतलब कि टोटल 4 अकाउंट में वो जाएगा। एम्प्लॉयर साइड मतलब कि कंपनी साइड से जो पीएफ आपका जाएगा वो टोटल अलग अलग अकाउंट में जाएगा। अकाउंट नंबर 1 जो है ईपीएफ अकाउंट, उसमें जाएगा 3.67%। अकाउंट नंबर 10 दैट इज पेंशन अकाउंट 8.33%। EDLI that is insurance benefit from PF department 0.50%, एंड एडमिन अकाउंट नंबर 2 है जो पीएफ अकाउंट नंबर 1 है ना, उसका एडमिन चार्जेस है अकाउंट नंबर 2, लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से 0.50% इसमें जाएगा। तो हमारा मतलब कि एम्प्लॉय का 12% एंड कंपनी साइड टोटल 12% प्लस 1% ये एक्स्ट्रा, तो टोटल 13% होता है। ये 1% होगा 0.50 वो लास्ट में आता है चालान पेमेंट करने के टाइम पे, तो वहां पे आपको ये पे करना पड़ेगा। राइट, दिस इज अबाउट द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। So this was the basic introduction about the PF, financial obligation and salary. Right now, first topic that is inspection. After completing the inspection part, this 2 or 3 PPT, we'll take your questions, we'll solve your queries, and then after 5-minute break, we will go with the audit part. Right? This is the guidelines for the webinar. So, what is this inspection? There are different kind of inspection under the PF Act. First one that is mandatory inspection. इसका क्राइटेरिया पीएफ एक्ट में दिया हुआ है। सेकंड, इंस्पेक्शन कैन बी कंडक्टेड इन केस फॉरवर्डेड थ्रू CAIU ऑफ द EPF। सो व्हाट इज दिस CAIU? आपके लिए शायद नॉट, ये जो आपके लिए जो वर्ड है वो नया होगा। टू सेंट्रली मॉनिटर कंप्लायंस विद रिगार्ड टू प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट एज वेल एज subsequent complaints, the EPFO has constituted a central analysis intelligence unit. EPFO ने एक ये पूरा
कॉन्स्टिट्यूट किया है, एक पूरा डिपार्टमेंट ऐसा बनाया हुआ है जो ये ऑडिट करेगी डेटा का. एंड थर्ड वन, ऑप्शनल इंस्पेक्शन. थ्री काइंड ऑफ इंस्पेक्शन हो सकता है, राइट. मैंडेटरी किसके लिए है? तो जो एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट है, राइट, या आप 10% करवाना चाहते हैं आपकी कंपनी का, तो उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है इंस्पेक्शन करवाना. उसके लिए कुछ परसेंटेज चार्जेस भी होते हैं, वो पूरा डिटेल में दिया गया है. बाकी जो है वो ऑप्शनल और वो जो डेटा के हिसाब से वो करते हैं. डिफरेंट क्राइटेरिया अंडर विच एस्टेब्लिशमेंट आर बीइंग सिलेक्टेड फॉर इंस्पेक्शन. कब कब हो सकता है इसका इंस्पेक्शन? फर्स्ट वन, ऑल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड ऑन ईसीआर पोर्टल. ईसीआर पोर्टल मतलब कि हमारा जो यूनिफाइड पोर्टल है जहाँ से हम लोग कंपनी का पीएफ पे करते हैं, राइट. तो हमारा जो भी पोर्टल है वहां पे जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड है पीएफ के अंडर में, जैसे मैंने आपको बताया एमसीए पोर्टल पे रजिस्टर करना है, लेकिन हम लोग पीएफ तो ईसीआर पोर्टल पे करते हैं, यूनिफाइड पोर्टल पे. तो जहाँ पे जितने भी कंपनी रजिस्टर्ड है, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंडर में कॉन्ट्रैक्टर है, वट एवर, नॉट मार्क एज अ क्लोज एंड नॉट कंप्लाइंट. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. मतलब कि वहां पे उन्होंने अपने आप को क्लोज मार्क नहीं किया है, मतलब कि पीएफ वो पे नहीं कर रहे और कोई ये चालान वगैरह कुछ सबमिट भी नहीं कर रहे, बाकी था वो भी नहीं कर रहे और कंटिन्यू वो कर ही नहीं. तो इन दैट केस दे विल हैव द इंस्पेक्शन. आ सकता है और आएगा ही आएगा. सेकंड, एस्टैब्लिशमेंट रिपोर्टेड फॉर द क्लोजर. इनकेस अगर कंपनी ने क्लोजर रिपोर्ट डाला है, क्लोजर रिपोर्ट मतलब कि कंपनी बंद करनी है उनको, राइट. कंपनी में उनको अभी कंटिन्यू नहीं रखना है, उनका कंपनी में अभी लॉस हो रहा है, वॉट एवर केसेस, कंपनी का वो एस्टेब्लिशमेंट है, पूरा ब्रांच है या पूरे जी तो भी उसका डिपार्टमेंट है वो क्लोज कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने पीएफ को लेकर रखा हुआ था, वो अभी क्लोज करना चाहते हैं. तो इन दैट केस अगर वो क्लोजर कर रहे हैं, क्लोजर नोटिस देके, तो वो पीएफ ऑफिस में जाता है नोटिस. वो हमको कहाँ पे सबमिट करना है? तो बोले ऑनलाइन होता है ये पीएफ का यूनिफाइड पोर्टल, वहाँ पे रजिस्टर हमको करना है और एक बार मैन्युअल जाके भी उनको अपडेट करना होता है. और वो लोग वहां से आएंगे, जो आपके एरिया ऑफिसर होंगे, एओ, ओके, सब कुछ चेक करेंगे और आपने अभी तक का पीएफ पे किया हुआ है और नहीं किया है तो बाकी वो कंप्लीट कर दो. उसके बाद वो फाइनली आपको डन कर देंगे और उसके बाद आपको वो अलाउ करेंगे, आप कंपनी क्लोज कर सकते हैं. तो वो इंस्पेक्शन के भी चार्जेस उनके होते वो एक्ट में दिए गए. सो दिस इज फर्स्ट अबाउट द इंस्पेक्शन. सेकंड, इंस्पेक्शन कब आ सकता है? नॉर्मली साल में एक बार भी आ सकता है, कभी कभी 3 साल 5 साल में भी आ सकता है और कभी 10 साल में भी आ सकता है. नहीं भी आए इट्स ओके, इसमें कोई रूल्स ऐसा पर्टिकुलर नहीं है. उनको करना हो तो लोग कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ इश्यू है तो, अदरवाइज इट्स फाइन. कुछ लोग के वहां पे मतलब काफी कंपनी, आप एचआर में हो तो आपको पता होगा, काफी कंपनी के पास ऐसे बहुत सारे इंस्पेक्शन आते हैं. जैसे कि एग्जांपल ले कि आपने अपनी कंपनी में बहुत सारे यूएन जनरेट करके रखे हुए हैं और उसका केवाईसी नहीं किया है आपने. केवाईसी मतलब कि उसका बैंक डिटेल्स और आधार कार्ड वो वेरीफाई नहीं करवाया डिजिटल सिग्नेचर से, तो मे बी वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक नोटिस फॉरवर्ड करेंगे. वो ऑनलाइन होता है ईमेल आईडी पे, आपका जो रजिस्टर होगा ना, फॉर्म 5 में होता है रजिस्टर आपका ईमेल आईडी, वहां पे आपको एक नोटिस आएगा कि आपका ये प्रॉब्लम है. सबके ऑनलाइन कंपलसरी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के हिसाब से सबको आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है. आप सबका बैंक अकाउंट डिटेल्स वहाँ पे फिलअप कर दो और उसको वेरीफाई कर लो डिजिटल सिग्नेचर से. तो अगर आपने वो नहीं किया तो ऐसे नोटिस आएगा पहले, उसके बाद वो लोग शायद आ सकते हैं. तो पहले कुछ कुछ छोटे मोटे केसेस है तो वो लोग नोटिस देके ऐसे ऑनलाइन कंप्लीट कर देंगे. सेकंड, whether the inspection report can be provided on demand of the complaint. मतलब कि जनरली जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो लोग प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि वो बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजन और जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो रिपोर्ट तो लोग प्रोवाइड नहीं करते. बट इनकेस कहीं पे केस हो गया, चाहे वो लेबर कोर्ट में है, चाहे हाई कोर्ट में है, या वट एवर सुप्रीम कोर्ट में है, या इंडस्ट्रियल कोर्ट में, जहाँ पे भी अथॉरिटी स्टेप बाय स्टेप दी गई है, वहां पे अगर केस हुआ इसका तो डिमांड कर सकते हैं डेटाबेस के लिए. तो बोले हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं. यस, द इंस्पेक्शन report can be provided on demand of the complainant, subject to the exclusion as prescribed under the IT